नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। सर्वप्रथम तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं हरीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट ब्रेन पर। साथियों, आज हम संगणक भर्ती परीक्षा में सांख्यिकी विषय ककुदता प्रथु शीर्षत्व बोलने में ही बड़ा अटपटा है। लगभग 90% तो वही आप क्या कोई भी हो, जनरली थोड़ा सा बोलने में एकदम फ्लो के साथ नहीं बोल सकते। अगर 10 बार बोलना हो, जैसे बचपन में बोलते ना कच्चा पापड़ पका पापड़, वो कहानियां सुनते थे, वही है। 10 बार किसी से ये बुला लो, उसका पता चल जाएगा कि हाँ भाई कैसा इसका बोलने का है। प्रथु शीर्षत्व है, प्रथु शीर्षत्व है, प्रथु शीर्षत्व है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो भाई बोलने में जब इतना है तो देखो मसाला तो है चैप्टर में। गणित पे आधारित है, मैथमेटिक्स पे। बहुत ज़्यादा हमें इस पे डीपली नहीं जाना, केवल 5-6 बातें हैं, उनमें से ही क्वेश्चन आएगा तो या तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वैसे सिलेबस में तो आपके देखो है भी नहीं। ये क्लियर कर देता हूँ, संगणक के सिलेबस में नहीं है, लेकिन परिघात से जुड़ा हुआ है, विषमता भी इसमें काम आती है। तो कहीं ना कहीं पिछली बार भी 21 में प्रश्न पूछा था इसका संगणक में, तो वैसे कोरिलेट करके पूछ ले तो भी पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा आप इस पे फोकस कर लेना। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, फिर हम सहज संबंध पे आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो प्रथु शीर्षत्व ककुदता होता क्या है। प्रथु शीर्षत्व का मतलब ही क्या है, अर्थ इसका यही है, ये हमारा जो आवर्ती वक्र है उसकी प्रसामान्यता की जांच करता है। प्रसामान्य मतलब आवर्ती वक्र जो है भाई, ये अपने को सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी में भी पढ़ लिया, आगे भी पढ़ लिया। यदि हमें कोई वेरिएबल दिए हैं, मूल्य दिए हैं, उनकी आवर्तियां दी है, हम उनका अगर कोई वक्र बनाएंगे तो वो वक्र क्या बनेगा, या तो बनेगा प्रसामान्य, नॉर्मल। प्रसामान्य का मतलब क्या होता है, ये सीधा थोड़ी होता है, नहीं। प्रसामान्य का मतलब होता है कि नियमित रूप से पहले तो आवर्तियां बढ़ेगी, फिर इसी अनुपात में घट जाएगी, घंटी आकार का बन जाएगा। तो यदि मैं आपसे ये कहूं ये बढ़ रही है नियमित और फिर ये नियमित घट गई, इस प्रकार का यदि आपका प्रसामान्य वक्र बन गया, ये बन गया अगर वक्र, ये हमारा जो ये वक्र बन रहा है, ऐसा अगर शेप आ रहा है, मतलब पहले नियमित बढ़ी फिर नियमित घट गई, ये हमारा प्रसामान्य वक्र है। ये चीज़ क्लियर है। हमने समांतर माध्यिका बहुलक में भी पढ़ा है, दाईं और बाईं और धनात्मक पढ़ा था ना। विषमता भी इससे पता चलती है भाई, वक्र विषमता का माप भी है। प्रथु शीर्षत्व जो है उसमें हमें विषमता क्या बताती है, विषमता में इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। विषमता तो ये बताती है कि हमारा जो समंक है, जो हमारा आवर्ती वक्र है, उसमें दाईं ओर या बाईं ओर कहाँ है झुकाव, मतलब पूरी श्रेणी का जो शेप बताती है। जबकि प्रथु शीर्षत्व केवल सिर, ये जो शीर्ष है ना इसका, ये वक्र है, यहाँ से चला, ये इसका सिर है, बस ये वाला जो ऊपर का पोर्शन है इसका शीर्ष जो हमारा है, इस शीर्ष को ही बताता है। केवल इस शीर्ष के बारे में हमें क्या देता है, जानकारी देता है। तो हम यूं कह सकते हैं प्रथु शीर्षत्व क्या है, प्रथु शीर्षत्व प्रसामान्यता जो है, किसी श्रेणी की, किसी समंकमाला की प्रसामान्यता का अध्ययन करना हो, अगर हमें उसकी शिखरीयता, उसके सिर का, मतलब हमें यह अध्ययन करना हो कि उसका जो सिर है, उसका जो शीर्ष है, वो आकार कैसा है उसका, मतलब चपटा है, नुकीला है, मध्यम आकार का है। 3 प्रकार इसके बताए हैं ककुदता के। कैसे होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। मेन इसका जो आवश्यकता है वो यही है कि हमें किसी श्रेणी की प्रसामान्यता अर्थात उसके शीर्ष का नुकीलेपन, चपटेपन, उसके आकार का अध्ययन करने के लिए ककुदता का उपयोग किया जाता है। यही इसका अर्थ है। यही ककुदता, शिखरीयता, या फिर इसको शिखरीयता बोलते हैं, ककुदता बोलते हैं, या प्रथु शीर्षत्व बोलते हैं। अर्थ, आवश्यकता क्या है, आवश्यकता है, अर्थ में ही आवश्यकता है श्रेणी का नुकीलापन, चपटापन, मतलब उस आकार के बारे में, उस शीर्ष जो है श्रेणी का, समंकमाला का जो हमारा आवर्ती वक्र है उसका, ये हम अध्ययन इसमें करते हैं। आफ्टर देन अब हम बात करते हैं, ये अर्थ हो गया, आवश्यकता हो गया। अब प्रथु शीर्षत्व का माप, माप जब हम करें प्रथु शीर्षत्व का, तो माप 3 प्रकार के हमारे प्रथु शीर्षत्व के माप होते हैं। नंबर 1, नुकीले सिर वाला वक्र बन सकता है आवर्ती, एक मध्यम सिर वाला बनता है, और एक चपटे सिर वाला बनता है। 3 प्रकार इसके, मतलब 3 प्रकार का ये हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि पहले हम, ये तो आकार है हमारे, पहले आकार पढ़ लेते हैं, फिर माप पे आएंगे। ये पहला मैंने आपको बता ही दिया। इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो ये हमारा नुकीला सिर वाला हो गया। क्लियर। अब
ये माप का पता कैसे चलता है? प्रश्न इसी पे आता है। कई बार तो प्रश्न यही आता है कि यदि किसी समंकमाला में या आवर्ती बंटन में केंद्र में आवर्तियां बहुत ज़्यादा है, केंद्र ये आवर्ती बंटन, ये बीच, यहाँ आवर्तियां बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। यदि आवर्तियां बहुत ज़्यादा है, केंद्र में आवर्तियां बहुत ज़्यादा है, तो कैसा होगा प्रथुशिष्टत्व? या यूं कहें कैसा होगा आवर्ती वक्र? उसका सिर कैसा होगा? केंद्र में ज़्यादा, ज़्यादा मतलब आपके मानो एक जगह इकट्ठा हो गई, एक जगह इकट्ठा हो गई मतलब क्या बन गया? एक नुकीला शिरा बन गया। वहाँ समझ गए मेरी बात को? वहाँ क्या बन गई? नोक बन गई, नुकीला शिरा बन गया। ये देखो यहाँ, ये केंद्र, यहाँ केंद्र में जैसे ही बढ़ेगा तो यहाँ समझो, इस अर्थ को समझो। ये डायग्राम यहाँ से देखो धीरे 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 बढ़ रही है। यहाँ जो एक पॉइंट है वहाँ टॉप पर है, समझ रहे मेरी बात को? यहाँ टॉप पर सबसे ज्यादा है, तो ये आवर्ती वक्र जो यहाँ बीच में है, देखो ये, इसको आप अगर इसका रिलेशन देखोगे यहां से ये बीच में, तो केंद्र में आवर्तियां ज्यादा, तो सिर क्या होगा? इसका नुकीला होगा। चीज क्लियर? केंद्र में आवर्तियां कम, कम है यहां, तो फिर ये सिर यहां नुकीला नहीं होगा। फिर ये सिर कैसा होगा? एकदम चपटा। चपटा देखो कैसे। नेक्स्ट आप इस डायग्राम को एक ही डायग्राम में समझ लें या फिर एक नया बना ले। अगर केंद्र में आवर्तियां कम है तो फिर ये क्या होगा? यूं धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसा हो जाएगा। ये देखो इस डायग्राम को, इसको देखो, फर्क समझ रहे हो क्या? ये केंद्र है मेरा, ये मानो यहां केंद्र में आवर्तियां अगर कम होगी तो फिर ये एक जगह इकट्ठी नहीं, आवर्तियां एकदम कम है। कम है तो फिर क्या है? ज्यादा थी तो वो नुकीला था, कम है तो वो ये चपटा हो गया। ये सिर का ही तो आकार है भाई। आप यूं समझो ना कि किसी की खोपड़ी है, किसी का सिर है, यदि वो इस आकार में है तो नुकीला है, नोकदार है। भाई मनुष्य की बात नहीं कर रहा मैं, आप कोई भी चीज ले लो, उसका मतलब जो ऊपरी सिरा है, सिर है, यदि चपटा कब होगा? चपटा जब आवर्ती यहाँ कम है। और केंद्र में अगर आवर्ती मध्यम आकार की है तो फिर इनके बीच का हो जाएगा वो, मतलब ना तो चपटा ना फिर नुकीला, तो कैसा होगा? मध्यम का कुदी होगा। तो तीन प्रकार, तीनों किससे जुड़े हुए हैं? इसी से जुड़े हुए हैं कि केंद्र में आवर्तियों का जमाव कैसा है। केंद्र में आवर्तियां ज्यादा, नुकीला सिर। केंद्र में आवर्तियां कम, चपटा सिर। केंद्र में आवर्तियां बीच की मतलब मध्यम, तो मध्यम, मध्यम से मध्यम। इज दैट क्लियर? ओके। दोबारा अर्थ, आवश्यकता, प्रकार हो गए। अब हम बात करते हैं कैसा होता है, मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद में हम बात करते हैं, चपटे सिर वाला हो गया, मध्यम सिर वाला हो गया, अब इनके नाम हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं एक डायग्राम, जो कैलाशनाथ नागर जो बुक है, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो उसमें एक डायग्राम आप देखेंगे, एक में ही तीनों बताए हुए हैं, एक ही डायग्राम में बता दिए। आप अलग अलग इनको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको इसमें ये तीसरा डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। ये नुकीला हो गया, नुकीला, ये नुकीला मतलब नुकीले सिर वाला हो गया, और ये हो गया सपाट, एकदम सपाट, और ये हो गया मध्यम। अब मध्यम, इनके बीच की स्थिति क्या हो सकती है? ये तो देखो सपाट है एकदम, यहां से ये एकदम नुकीला है, तो ये क्या होगा? ये इस प्रकार से हो सकता है। थोड़ा सा अब देखो बनने में, भाई चित्र तो आपको भी पता है थोड़ा कैसा ही बन जाता है, समझने की बात है हमारे केवल। मतलब इस चित्र में आप इसका सिर देखोगे, मतलब टॉप पे जो है, मध्य में जो केंद्र में आवर्ती है, उसी पे डिपेंड करता है ये। तो ये आपको मैंने तीनों चीजें क्लियर कर दी है डायग्राम से। अब हम बात करेंगे जो इसमें क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही बन सकता है प्रथुशिष्टत्व में कि प्रथुशिष्टत्व अर्थ कोई नहीं पूछता, या तो पूछेगा प्रकार, केंद्र में आवर्ती दे देगा, बोलेगा केंद्र में ज्यादा है कम है तो उसका आकार कैसा होगा, या फिर आकार दे के आवर्तियां पूछ लेगा, या तो प्रश्न ये बनेगा। दूसरा प्रश्न ये बनेगा प्रथुशिष्टत्व का माप। नोट कर लेना भाई, प्रथुशिष्टत्व का माप का प्रश्न बढ़िया बनता है। माप जो हमने इससे पहला चैप्टर पढ़ा था, परिघात, केंद्रीय परिघात, समांतर माध्य से जो परिघातों की गणना थी वो केंद्रीय परिघात थी। तो केंद्रीय परिघात चौथी और केंद्रीय परिघात दूसरी, मतलब चतुर्थ परिघात और द्वितीय केंद्रीय परिघात थी, उनसे ही हमारा प्रथुशिष्टत्व का माप आता है B2। इसको हम क्या बोलते हैं? बीटा 2 बोलते हैं इसको। ये हमारे गुणांक भी थे, अल्फा गुणांक, बीटा गुणांक, गामा गुणांक, पर बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये हम बीटा 2 जो हमारा है प्रथुशिष्टत्व का माप होता है। बीटा 2 में μ4 बटा μ2 का स्क्वायर। अब देखो यहां प्रश्न बनेगा, केवल ट्रिक है। μ4 मैंने आपको क्या बताया था केंद्रीय परिघात में, समांतर माध्य से विचलन लो
उन विचलनों का μ2 में तो वर्ग कर देते थे, μ3 में क्यूब कर देते थे और μ4 में एक और कर देते थे, हेक्टा तक चले जाते थे। क्लियर? उसके बाद में हम भाग देते थे किसका? समांतर माध्य का, जाहिर सी बात है। अब हम इतना होने के बाद अब बीटा जो मेरा 2 है उसमें क्या करूंगा, μ4 तक तो वैसे ही निकाल लूंगा, μ4 में μ2 के स्क्वायर का भाग दे दूंगा। μ2 थोड़ा याद आ रहा है क्या? क्या था? μ1 0, μ2 क्या बताया था? प्रसरण। गुड, प्रसरण मतलब प्रमाप विचलन का वर्ग। अब μ2 का भी स्क्वायर बोल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? प्रसरण का वर्ग, प्रसरण का वर्ग। अब इससे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर घुमा के, आपको क्या दे देगा? बीटा 2 है, या तो बीटा 2 पूछ लेगा ये दो चीज देके, या फिर आपको बीटा 2 नहीं देगा, आपको बीटा 2 दे देगा, ये दे देगा, और μ2 ने पूछ के μ2 का स्क्वायर नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा प्रमाप विचलन। क्या पूछेगा? प्रमाप विचलन या प्रसरण पूछेगा। कोई दिक्कत ही नहीं है, देखो करते हैं, बहुत इजी सा है। आपको मान लीजिए बीटा 2 है, बीटा 2 दे दिया, मान लीजिए एक बार आपको μ4 है, μ4 का मान दे दिया आपको और बीटा 2 का दे दिया, तो ये चीज़ निकल सकती है नहीं निकल सकती? आराम से निकल सकती है। मान लीजिए बीटा 2 आपको दे रखा है 4, एक बार मान रहा हूँ मैं, जस्ट एग्जांपल। μ4 आपको दे रखा है, मान लीजिए 7 दे रखा है, कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। ये μ2 का स्क्वायर आपको नहीं दे रखा, तो मैंने x मान लिया इसको। अब ये तो हो गया मेरा, ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ समझ में आई आपको? 4। अब मुझे क्या निकालना है? अब इसको मैं वज्र गुणा करूंगा, तो फिर यहां समझने का केवल पॉइंट इतना ही है कि मुझे इसके वज्र गुणा से क्या निकलेगा? μ2 का स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा? μ2 का स्क्वायर। अब मुझे पूछा क्या है एग्जाम में? प्रसरण पूछा है, तो मैं जो स्क्वायर आया उसका वर्गमूल कर दूंगा। क्या कर दूंगा? अंडर रूट कर दूंगा, तो प्रसरण। प्रमाप विचलन पूछ ले तो उसका जो प्रसरण आया है उसका भी वर्गमूल कर दूंगा, ये प्रमाप विचलन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या फिर ये पूछा जाता है कि कौन सी घातों का यूज होता है किसमें? प्रथुशीर्षत्व में, तो केंद्रीय परिघात चतुर्थ और द्वितीय, इन दो का प्रयोग होता है। ये प्रश्न बनता है एग्जाम में, ये प्रथुशीर्षत्व का माप है। अब एक अच्छा प्रश्न ये बनता है, यदि बीटा 2 3 होता है, इसका मान बहुत बार एग्जाम में आता है कि यदि आपका प्रथुशीर्षत्व जो है मध्यम आकार का है, मध्यम ककूदी है, तो उसमें हमेशा ही बीटा 2 का मान क्या होगा? B2 का मान हमेशा ही 3 होगा। ये बहुत बार आया हुआ है। एक नुकीले में कितना होगा? नुकीले सिर वाले जो हमारा आवर्ती वक्र है उसमें कितना होगा बीटा 2 का मान? नुकीले में हमेशा 3 से ज्यादा होगा, हमेशा ही बीटा 2 का कितना होगा? 3 से ज्यादा। चपटे में 3 से कम। ये रिलेशन समझ लेना, इस पे क्वेश्चन आता है। प्रकार पे आता है, माप पे आता है, कौन सी घातों का प्रयोग होता है, एक इस पे कि यदि 3 है तो मध्यम वाला, मध्यम वाले में मान 3, नुकीले में 3 से ज्यादा और चपटे में 3 से कम। बस बहुत है, इतना सफिशिएंट है केवल। और ये अब कई बार बीटा की जगह गामा, जो हमारी अल्फा बीटा गामा, तो गामा के अंदर मान बोल देते हैं, तो वहां हम क्या करते हैं? y2 जो हमारा गामा 2 है, सॉरी y2 नहीं गामा 2, तो गामा 2 जो है वो यदि हमारा गामा 2 का मान 0 होना चाहिए, B2 का मान तो होना चाहिए कितना? 3 मध्यम ककूदी में, और गामा 2 का मान कितना होगा? जो हमारा इस प्रकार से जो गामा 2 है, ये गामा 2 है, y2 बोलते हैं इसको, इसका मान हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये चीज क्लियर है? मतलब बीटा 2 -3, मैंने क्या बोला कि बीटा 2 अगर 3 है, बात को समझना, बीटा 2 अगर 3 है तो मध्यम ककूदी है, ये रहा बीटा 2 3, और बीटा 2 में से 3 घटा दें, क्या आएगा? 0। तो बीटा 2 अगर उसमें से 3 घटा दें तो ये गामा 2 कितना आएगा? 0, तो मध्यम ककूदी। और यदि ये गामा 2 0 से ऊपर है, नुकीला, यदि 0 से कम है माइनस में, ये भी क्वेश्चन आता है कि गामा 2 का मान -1 या -2 है, तो प्रथुशीर्षत्व के आधार पर ये हमारा आवर्ती वक्र का माप या कैसा होगा? नुकीला होगा या चपटा होगा? माइनस में है तो चपटा ही होगा, प्लस में है तो किसका? गामा का। गामा पे आए तो माइनस में तब तो सपाट, प्लस में तो नुकीला, और 0 है तो मध्यम, और अगर बीटा 2 पे आए तो ये है। ये हमारा आज का टॉपिक था प्रथुशीर्षत्व, बस इतना ही। अब मैंने चूंकि इस पे सहसंबंध है तो हम सहसंबंध पे थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, ज़्यादा विचार नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा विस्तार से समझेंगे। अर्थ, सहसंबंध होता क्या है? देखिए, सहसंबंध जब हमें दो श्रेणियां दी जाती है
कोई भी दो समंक मालाएं, दो चरों के मूल्य या दो मूल्य, दो श्रेणियां दी जाती है, उनमें हम कोरिलेट करते हैं, आपस में रिलेशन देखते हैं। यदि एक में परिवर्तन से दूसरे में भी परिवर्तन होता है, मतलब एक का प्रभाव अगर दूसरे पे पड़ता है, तब हम क्या कहते हैं? तब हम कहते हैं कि यहां सहसंबंध है। अब वो प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी। तो सहसंबंध का अर्थ तो यही है कि हम यहां दो चर होंगे, दो मूल्य होंगे, दो श्रेणियां होंगी। दो श्रेणियों में एक का प्रभाव दूसरे पे देखेंगे, मतलब दो से ज्यादा हो सकती है, ऐसा नहीं है दो ही होगी, कम से कम दो होगी। उस पे हम एक को आश्रित मानेंगे, आश्रित चर, उस पर प्रभाव देखेंगे। किसका? स्वतंत्र चर का। जो अनाश्रित चर होगा या स्वतंत्र, तो जिसका प्रभाव देखते हैं दैट इज स्वतंत्र चर, जिस पर देखते हैं दैट इज आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल। अर्थ हो गया धनात्मक ऋणात्मक। यदि एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है, मतलब यदि मैं ये कहूं बरसात अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, बरसात का प्रभाव फसल पे देख रहा हूं, यदि बरसात अच्छी फसल अच्छी, धनात्मक सहसंबंध। क्लियर है? बरसात का देख लिया मैंने। अगर एक ही दिशा में परिवर्तन, बरसात कम फसल कम, तो भी धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है। मतलब जो एक चर में परिवर्तन वही दूसरे चर में, आश्रित चर में परिवर्तन, तो धनात्मक सहसंबंध। ऋणात्मक, उसमें यदि बढ़ोतरी हो रही है एक में, तो दूसरे में क्या हो रही है? कमी, मतलब विपरीत दिशा में परिवर्तन, एडवर्स डायरेक्शन जो है उसमें चेंजेस होते हैं, वहां मैं क्या बोलूंगा? ऋणात्मक सहसंबंध। फिर रेखीय तथा वक्र रेखीय। रेखीय लीनियर, एक चर में परिवर्तन का जो अनुपात है वो दूसरे चर में परिवर्तन का अनुपात जो है वो बराबर रहेगा। मतलब यदि x और y मेरे पास दो चर हैं, x में यदि हमेशा ही 20% चेंज होता है, कितना होता है? 20%, तो y में हमेशा क्या होगा? 5% चेंज होगा। ये कहना चाह रहा है, ये रेशियो है इनका फिक्स, तो इनका अनुपात स्थायी रहेगा। मतलब यदि इसमें 10% चेंज हुआ तो इसमें 2.5% ही परिवर्तन होगा, इसमें अगर 40 हो गया तो इसमें 10% होगा। ये एक रेखा बनेगी, एक लाइन बनेगी, इनके मध्य जो अनुपात है परिवर्तन का वो स्थायी रहेगा। ये है रेखीय। वक्र रेखीय, और ये कहाँ पाया जाता है रेखीय? ये जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जहां एकदम निश्चितता होती है वहां पाया जाता है। सामान्य आर्थिक सामाजिक जो व्यवहार है वहां वक्र रेखीय पाया जाता है, क्योंकि वहां फिक्स अनुपात नहीं है, परिवर्तन उस रेशियो में हो भी ना भी हो, वो रेखीय वक्र रेखीय। सरल बहुगुणी आंशिक। सरल, यदि दो चर है, एक स्वतंत्र एक आश्रित, तो सरल सहसंबंध ज्ञात कर रहे हैं हम। बहुगुणी, दो से ज्यादा चर है, एक आश्रित चर पर दो से ज्यादा स्वतंत्र चरों का प्रभाव हम एक साथ जानते हैं। जैसे फसल पर हम वर्षा और तापमान दोनों का प्रभाव जाने, दैट इज बहुगुणी सहसंबंध, मल्टीपल कोरिलेशन। ये सिंपल कोरिलेशन। आंशिक पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है? जब हम चर तो मेरे पास दो से ज्यादा है, मुझे प्रभाव फसल पे जानना है, बरसात और तापमान, लेकिन मैं क्या करता हूं? तापमान एक स्थिर तापमान ले लेता हूं, उसको स्थिर रख देता हूं, उसका प्रभाव नहीं देखता, केवल बरसात का प्रभाव देखना है मुझे फसल पर, वो आंशिक सहसंबंध कहलाएगा। तो आज इतना ही सहसंबंध का इंट्रोडक्शन हो गया जनरली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, कल जो क्लास होगी उसमें मैं आपको इसके बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगा, सहसंबंध क्या होता है, फिर से इसको थोड़ा पढ़ेंगे, और पूरे इसमें जो हमारा कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है, कोटी जो हमारा कोटी रीति है, जो स्पेयरमैन की जो रैंकिंग मेथड है, या और भी जो हमारे हैं संगामी विचलन रीति, उस पे हम आएंगे। तो साथियों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस की आपको फिर से अग्रिम शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो।